स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि आप लोगों ने जो ऑलरेडी थ्योरेटिकल वर्क जो किया है, थ्योरी में आप लोगों ने मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करने का मेथड जो है वो सारा स्टडी किया होगा। मैकेनिकल सिस्टम से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से ट्रांसफ़र फंक्शन जनरेट करना, ये सारा काम आपका थ्योरेटिकल पार्ट में है। तो इसमें मैटलैब में या लैब वर्क में क्या होता है कि जो आप थ्योरी पोर्शन में जो डेरिवेशन वगैरह कर चुके होते हैं, उसको जस्ट आपने मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करके देखना होता है या प्लॉट करके देखना होता है कि इक्वेशंस आपके पास पहले से आई भी होती हैं, उन इक्वेशंस को मैटलैब में किस तरह आपने इनपुट देनी है वो आपको बस आना चाहिए। वो हम लोगों ने लैब में देखा है। तो इसमें तकरीबन मोर और लेस अभी तक आप लोगों ने जो है आप लोगों को मैटलैब में आ गया है कि मैट्रिक्स किस तरह डिफ़ाइन करनी है, कोई इक्वेशन है वो किस तरह आप लोगों ने रिप्रेजेंट करनी है मैटलैब में। उसके अलावा ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैटलैब में, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हमने किए हैं, लैप्लास इनवर्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को मैटलैब में आनी चाहिए। तो इसमें तकरीबन आगे भी जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जो रहती हैं उसमें तकरीबन जो टेक्निक्स या कमांड्स वगैरह आप लोगों ने अभी तक यूज़ कर ली हैं, वही तकरीबन यूज़ होनी है। उसमें कोई ऐसा कोई नई चीज़ नहीं आनी है। तो यही है कि अभी तक हमने जितना किया है इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस में रखें। इसमें मतलब कोई रट्टा लगाने की या कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। यही है, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रहेगी। तो उसके बाद जब कुछ अर्से के लिए छोड़ देंगे तो ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो यही है, कोर्स की हद तक जब तक आपका सेमेस्टर है इन चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस में रखें। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में ज़ाहिर बात है नई चीज़ें आएंगी, तो फिर वो चीज़ें फिर आप प्रैक्टिस में रखेंगे, तो वो आप लोगों को रिफ़्रेश थोड़ा रहेंगी। तो ये ऐसे ही है, मतलब प्रोग्रामिंग स्किल्स इसी तरह होती हैं कि जो आप रूटीन में कर रहे होते हैं करंटली, वही आपके जहन में चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप इसको याद भी कर लें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि थोड़े अरसे के लिए जब आप कोई नई चीज़ करेंगे या छोड़ देंगे तो ये वैसे ही भूल जानी है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, मतलब थोड़ी सी इसकी बस आपने मिलती जुलती प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैटलैब में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये होपफुली आपको एग्ज़ाम तक कम से कम जो है वो ये चीज़ें रिमेंबर रहेंगी, याद रहेंगी। अच्छा, आज की देख लेते हैं लैब। अच्छा, अभी तक जो किया उसमें कोई कोई क्वेश्चन किसी के जहन में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन किसी का हो किसी भी हवाले से तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, 299 रोल नंबर 299 आपका क्वेश्चन है, कोई तो पूछ लें। सर वो जो लास्ट टाइम जो आपने कोड करवाया था ना, वो जब ट्रांसफर फंक्शन से वापस जब स्टेट स्पेस में जाते हैं ना, तो सर वो पहले वाला जो स्टेट स्पेस है सर वो नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन आपने मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन बना लिया, फिर ट्रांसफ़र फंक्शन का आपने। नहीं, मैंने पहले एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का स्टेट स्पेस बनाया, फिर उसको जो है ना मैटलैब के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसी ट्रांसफर फंक्शन को वापस जब स्टेट स्पेस में किया तो सर वो पहले वाला रिटेन नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें वो हमने जो एक मैट्रिक्स यूज़ की थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या परमुटेशन मैट्रिक्स हमने यूज़ की थी, वो उसी मेथड से आपने किया था। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको ओरिजिनल उसमें ऑर्डर में लाने के लिए। यस सर, वो आपने यानी कि उल्टा लिखा हुआ था ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैंने एज इट इज जो था ना वही वाला मैट्रिक्स लिखा, क्योंकि जो मेरी जो ए मैट्रिक्स था ना सर वो 3 बाय 3 का था, तो फिर मैंने आइडेंटिटी भी 3 बाय 3 का लिया।
फिर वो उसको इन्वर्स करके ए से मल्टीप्लाई करके फिर आई से जब मल्टीप्लाई किया तो वो वाला पहले वाला नहीं आ रहा था मैट्रिक्स। पहले वाला फिर नहीं आ रहा। आइडेंटिटी मेरे ख्याल से वो रिवर्स में लिखी गई थी। वो आइडेंटिटी होती है ना 10 फिर 01। सर मैंने दोनों तरीकों से ट्राई किया दोनों है सर, मैंने दोनों सीधा अच्छा। भी करके देखा है, रिवर्स भी करके देखा। दोनों तरीक़ों से वापस नहीं आ रहा। नो सर। इसमें आपने जो थ्योरेटिकल में किया है उसमें क्या मतलब मेथड देखे हैं? डिफरेंट मेथड से जब हम करते हैं तो वो सेम रिज़ल्ट आते हैं या डिफरेंट आता है? क्योंकि अक्सर केसेस में होता है कि रिज़ल्ट डिफरेंट आते हैं लेकिन वो सारे रिज़ल्ट जो हैं अपनी जगह वो ठीक होते हैं। तो थ्योरी में आपने इस तरह की चीज़ कोई स्टडी की है? सर थ्योरी में एक ही मेथड है जिसे स्टेट स्पेस फाइंड आउट। स्टेट स्पेस के यही है, 2-3 मेथड हैं। तो इसमें यही है ना, एक जैसे ये 2 मेथड ही हो गए ना कि एक तो आपने मैकेनिकल सिस्टम से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और डिफरेंशियल इक्वेशन से आप डायरेक्ट उनकी मैट्रिसेस बना के आप निकाल लेते हैं, स्टेट स्पेस मॉडल बना लेते हैं। दूसरा मेथड है कि आप मैकेनिकल सिस्टम से पहले आप बनाते हैं ट्रांसफ़र फ़ंक्शन, फिर ट्रांसफ़र फ़ंक्शन से फिर आप उसका वो स्टेट स्पेस मॉडल बना लेते हैं। तो वो डिफरेंट चैनल से जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से इसमें रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट ही पॉसिबिलिटी है इसमें। क्योंकि ये जो आपकी मैट्रिसेस आती हैं ए बी सी डी, ये आपके सिस्टम के बिहेवियर को शो कर रही होती हैं कि जो ऑलरेडी जो उसका प्रीवियसली जो उसकी वैल्यूज़ हैं या उसका जो रिज़ल्ट है उससे फ्यूचर के प्रेडिक्शन के फ्यूचर आउटपुट्स जो हैं वो क्या होंगी, सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। अब ये क्योंकि आपके सिलेबस के स्कोप में नहीं है, मतलब होती भी तो वो थ्योरेटिकल पार्ट में होनी थी। इसमें आगे फिर वो कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी और इस तरह की फिर जो है ना मैट्रिसेस बन जाती हैं। तो उससे सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी, ये चीज़ें तो नहीं आपने पढ़ी होंगी ना, कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी। और फिर वो जो मैट्रिक्स बनती है उसमें देखना होता है कि वो मैट्रिक्स जो है वो फुल रैंक की है या नहीं है। तो उससे फिर सिस्टम का जो है उसकी स्टेबिलिटी वगैरह और काफ़ी चीज़ें जो है ना उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन वो फिर काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें चली जाती हैं। आप लोगों के स्कोप में, आप लोगों के लेवल पे ये सिर्फ बेसिक लेवल पे ही हैं। या आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि एक सिस्टम दिया हुआ है मैकेनिकल सिस्टम, आपको बस उनकी फोर्सेस को इक्वलाइज़ करके इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, या इक्वेशंस को लेफ़्ट राइट शिफ्ट करके उसको अगर स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है तो आपको मतलब उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टेट स्पेस की उससे कंपेयर करके मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए। या दूसरी सूरत में मैकेनिकल सिस्टम से आप डायरेक्ट उसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बना के लैप्लास लेके ट्रांसफ़र फंक्शन बनाएं और ट्रांसफ़र फंक्शन से आगे स्टेट स्पेस मॉडल उसका बना लें। तो ये बस बेसिक चीज़ें जो हैं थोड़ी, ये आप लोगों को इस लेवल पे जो है ये आनी चाहिए। क्योंकि डिटेल में फिर वो ना कॉम्प्लिकेशन भी हो जानी, फिर वो आप लोगों के सिलेबस में है भी नहीं वो चीज़ें। अच्छा, आज के लिए देखते हैं कि स्टेट स्पेस का ही लास्ट टाइम वाला मैं देख लूँ क्या किया था। इसमें एक तो हमने मेथड यूज़ किया था कि ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास थ्योरेटिकली हमने उसको ड्राइव कर लिया था, फिर हमने जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ इनपुट दे के मैट्रिक्स फॉर्म में, और जो सिंपल कमांड है ट्रांसफ़र फंक्शन टू स्टेट स्पेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके ए बी सी डी। अब इसमें मैट्रिक्स आ जाएंगे लेकिन ये
इसमें मैटलैब में इसको ओरिजिनल ऑर्डर में लाने के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, फिर उसका इन्वर्स लेके उसी मैट्रिक्स से ए से मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने ऑर्डर में आ जाती है मैट्रिक्स। इस तरह बी को भी इसी तरह करते हैं। सी को जो है वो इन्वर्स नहीं करते, सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डी एज इट इज़ आ जाती है। सेकेंड ऑप्शन थी कि हमारे पास स्प्रिंग मैस डैम्पर की वैल्यूज़ गिवन है और हम लैप्लास लेने से पहले सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब उसमें से हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स डबल डॉट को आप लेफ़्ट साइड पे करके बाकी चीज़ें राइट साइड पे ले जाते हैं और उसको कंपेयर करवा लेते हैं जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब आपने स्टेट मॉडल बनाना है तो आपको स्टेट वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो चीज़ आउटपुट आ रही होती है वो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरह ए बी सी डी मैट्रिक्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके पास कि एक आउटपुट इक्वेशन आप निकाल लेंगे। आउटपुट डिस्प्लेसमेंट है तो y इक्वल टू एक्स करके, और इसी तरह एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल के आप जो दो इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी डी मैट्रिक्स आ जाएंगे। और यहाँ से फिर आप इसका डायरेक्टली स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो डबल एस और ब्रैकेट में ए बी सी डी कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे तो वो मॉडल आपके पास आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन थी इसमें कि मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ए बी सी डी और आपने इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, तो सिंपल वो स्टेट स्पेस टू ट्रांसफ़र फंक्शन ब्रैकेट में ए बी सी डी कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे। और उसके बाद फिर ये ट्रांसफ़र फंक्शन को डिस्प्ले करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो सिंपल टी है ब्रैकेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये बल्कि मैं आप लोगों ने किया हुआ तो होगा, ये शेयर करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, ये वही है जो लास्ट टाइम किया था। एक ये मेथड था कि इसमें इसको बल्कि एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। एक ये मेथड था कि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता है, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया है थ्योरेटिकली। तो यहाँ से स्टेट स्पेस मॉडल, अच्छा ये मैं मैट्रिक्स में भी इसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, रिजल्ट देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है या नहीं। अब ये आपकी जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, ए है 10 माइनस 0.35 माइनस 5, बी है 0 1 कॉलम मैट्रिक्स, सी है रो मैट्रिक्स 0.50 और डी जो है वो 0 मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसमें सब 1001 कर दें। रिज़ल्ट पे देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। और 10, हाँ फ़र्क पड़ा है इसमें। इसमें ये है कि ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो होती है वो सेकंड रो बन गई है, सेकंड रो फर्स्ट रो बन गई है। सी में आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इसमें मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा कि अब ये हमने ट्रांसफ़र फंक्शन पहले सिस्टम का निकाला है, फिर हमने स्टेट स्पेस मॉडल बनाया। अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन के बजाय इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट चले जाते हैं स्टेट स्पेस मॉडल में, तो उसमें आई थिंक ये रिज़ल्ट इसका डिफरेंट ही आएगा।
सेकंड ये देख लेते हैं, इसमें स्प्रिंग मैस डैम्पर की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसको हमने मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लिया इक्वेशन का, उसको डायरेक्टली हम डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली है और आउटपुट की इक्वेशन बनाई है, और उसे कंपेयर करके हमने ये मैट्रिसेस निकाल लिए ABCD। यहाँ देखते हैं इसका, अच्छा मेरे ख्याल से ये वही चीज़ वापस आ रही है अगर देखा जाए, क्योंकि हमने मैट्रिक्स जो है हमने चेंज की है 1001, तो इसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी जो हमने 01 और 10 की फॉर्म इस्तेमाल की थी, उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा था वो इसी तरह का था, और ये मेरे ख्याल से इसमें जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं या उसी हिसाब से लिखी हैं, तो उसमें यही आंसर आ रहा था कि ये -5.35 सेकंड रो में थी, और इसी तरह था जब हमने उसको चेंज किया था तो उसमें ये वैल्यू जो है वो फर्स्ट रो सेकंड रो में चली गई थी, सेकंड रो फर्स्ट रो में आ गई। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सेम ही है कि अगर ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू आएँ या डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू आएँ, तो इसमें थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है। ये लास्ट ऑप्शन क्या थी, अच्छा ये तो हमने रिवर्स में इसको स्टेट स्पेस मॉडल यही लिखा हुआ है बी, अच्छा यहाँ ये B01 लिखा हुआ है, बी और सी को ये इंटरचेंज किया हुआ है। Let's see। सर ये जो आ रहा था ना स्टेट स्पेस आउटपुट पे, सर इसको अब ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करके सर जब वापस आप इसको करें जरा सर स्टेट स्पेस में, क्या सर सिमिलर आते हैं पहले की तरह? ये फर्स्ट वाले को कह रहे हैं ये, यस सर ये अच्छा इसको देख लेते हैं। इसमें न्यूमरेटर है 1/2s² प्लस 0.7s प्लस 10, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, यहाँ से स्टेट स्पेस मॉडल बनाया 1001। अच्छा इसका देखते हैं, अच्छा इसमें जो कमांड विंडो, अच्छा इसमें ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर लें ताकि मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा ए मैट्रिक्स आपकी आ रही है -0.35 -510, बी जो है कॉलम मैट्रिक्स आ गई 10, सी जो है रो मैट्रिक्स आ गई 0.5, और डी जो है वो 0 मैट्रिक्स आ गई। अच्छा अब आप कह रहे हैं कि इसको हम रिवर्स में करें कि ट्रांसफ़र फंक्शन मैट्रिक्स इनटू ट्रांसफ़र फंक्शन। अच्छा अब ए मैट्रिक्स जो है वो
इसमें वो वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, डिफरेंट है। वन जी बी जो है वो 10 है, तो 01 लिखिए। सी जो है ये यहाँ की रिवर्स लिखिए, और डी 0 है। हाँ मेरे ख्याल से इसी तरह है ये। इसको हमने ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर किया है, इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ये आपका आ रहा है 0.5 एस स्क्वायर 0.3। अच्छा आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या था, 1 डिवाइडेड बाय, हाँ नहीं ठीक आया आपका ये, वैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। इसमें अगर आप देखें गौर करें तो किया ये है कि ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन बनाते हैं इसमें हम नॉर्मली करते रहें, जो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है ना डिनोमिनेटर में, एस स्क्वायर होता है या एस होता है या एस क्यूब होता है, उसके साथ कोफिशिएंट को हम ख़त्म कर देते हैं। अब नीचे आपका जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है इसमें डिनोमिनेटर में देखें 2s² आ रहा है, तो हमने इसमें ये जो इसने ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला है इसमें सिंपली किया क्या है, 2 को ख़त्म कर दिया है। तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, यूँ समझना डिवाइडेड बाय 2 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आप 1/2 कर दें और नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये ऊपर आपका 0.5 आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा एस स्क्वायर, और 0.7 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये 0.35 ही बन जाता है, और 10 को 2 से डिवाइड करें तो ये 5 बन जाता है। तो वही चीज़ वापस आ रही है वैसे, इसको आप खुद भी करके देख लें, वही चीज़ वापस आ रही है जो मैं ट्रांसफ़र फंक्शन से हमने कन्वर्ट किया था स्टेट स्पेस में, अब हमने स्टेट स्पेस से वापस गए तो वही चीज़ वापस आ रही है। फॉर्म आपको चेंज इसलिए लग रही है कि वो एस स्क्वायर या जो फर्स्ट आपका जो भी एलिमेंट होगा ज़ीरोज़ में, नहीं नीचे वाले पोल होते हैं, पोल्स में उसमें वो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देता है, कोफिशिएंट को ख़त्म करना होता है। 2 था तो 2 से डिवाइड किया है, कोई और नंबर होगा तो उससे डिवाइड करके डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोफिशिएंट, तो ये इस तरह वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। या अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपने इनपुट दी थी वो चीज़ वापस आ जाए, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो ये तो चलें क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया आपको, क्या नाम है, वकास? अच्छा अब ये जो था ये हमने डेरिवेशन की थी, ये भी फिर सेम ही आना चाहिए। इसमें कंफर्म नहीं है कि डेरिवेशन जो हमने की थी उसमें ज़ीरो वन, इसमें थोड़ी चेंजिंग आई है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है, हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी जो हमने ड्राइव की थी उसमें हमने बहरहाल अगर आप ट्रांसफ़र फंक्शन से स्टेट स्पेस और उसी स्टेट स्पेस को रिवर्स करेंगे वो तो मतलब क्लियर है कि वही चीज़ वापस आ रही है।
अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हम जा रहे हैं स्टेट स्पेस में, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है कुछ, तो ये इसकी भी पॉसिबिलिटी होगी कि आप डिफरेंट मेथड से जाएंगे तो वो डिफरेंट रिजल्ट ही फिर आएंगे। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अब ये ए बी सी डी आपके पास मैट्रिसेस आ गई हैं। अब इन ए बी सी डी से जब आप वापस जाएंगे तो ये वही रिज़ल्ट देगा जो आपने इनपुट दिए, तो रिवर्स में तो खैर वही चीज़ आएगी, लेकिन मेथड अगर आपने चेंज कर दिया उसमें फिर मेरे ख्याल से डिफरेंट रिस्पांस आने के चांसेस हैं। आज का फर्दर कुछ देखा। अच्छा, आप लोगों ने ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स और सेकंड ऑर्डर सर्किट, ये आप लोगों ने खैर इलेक्ट्रिक सर्किट में तो किए भी होंगे। ये मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में भी थ्योरेटिकल पार्ट में किए हैं आपने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो है उसकी मॉडलिंग करना या सेकंड ऑर्डर सर्किट की मॉडलिंग करना, ये आप कर चुके हैं थ्योरी में? अच्छा, आज के लैब में फिर हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की मॉडलिंग कर लेते हैं, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो है वो, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि एक तो इसमें ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसकी जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, या उसका जब लैप्लास पे लेंगे तो वो उसकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनेगी। दूसरा ये कि उसमें जो आपके स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, वो एक ही होगा। जैसे आपने स्प्रिंग मैस डैम्पर सिस्टम में देखा था कि इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स जो थे, मैस होता था और स्प्रिंग होता था। डैम्पर जो था वो एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट था, मतलब मैस और स्प्रिंग में टेंडेंसी थी कि वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, मतलब अप्लाइड फोर्स को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर कर लेगा, और ड्यूरिंग रीस्टोरेशन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो वो मतलब एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। जबकि डैम्पर जो है वो एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट था, कि जो एनर्जी अप्लाइड हो रही है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेसिपेट हो जाएगी और इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि आपके नॉर्मली जो डिफरेंट सर्किट्स होते हैं उसमें रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। तो इसमें रेजिस्टर जो है ये आपका डेसिपेटिंग एलिमेंट है, मतलब ये करंट को डेसिपेट कर देगा। करंट अगर फ्लो करेगा तो इसमें रेजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो करंट को ये एनर्जी को डेसिपेट कर देता है। जबकि ये जो आपके दूसरे एलिमेंट्स हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। मतलब करंट जब इसमें पास होगा तो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, और फिर लेटर ऑन ये इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जो इनमें वोल्टेज स्टोर होगा ये वोल्टेज जो है वो रिलीज़ कर देते हैं या डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो वोल्टेज है वो कहाँ ड्रॉप होगा, रजिस्टर में जाके ड्रॉप होगा। तो रजिस्टर जो है वो डेसिपेटिंग एलिमेंट है, जबकि आपका कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ये स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं।
तो आपके सर्किट में जितने स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगे आप समझ लें उतना आपका ऑर्डर होगा। ये अगर एक रजिस्टर है और कैपेसिटर इंडक्टर में से एक चीज़ लगी हुई है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होगा। तो इसीलिए आपके जो आरसी सर्किट्स या एलसी सर्किट्स जो हैं ये आपके फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स कहलाते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ लेकिन ये जाम हो जाता है। लास्ट टाइम तक आप लोगों की एक्टिविटी 10 तक मेरे ख्याल से हो गई है। 10 या 11, 10 तक शायद हुई थी। 10 ठीक है। तो ये आपकी लैब 11 होगी। तो इसमें मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में इसकी वैलिडेशन भी होगी। सिमुलेशन वैलिडेशन ठीक है। इसकी मॉडलिंग करेंगे, इक्वेशन इसकी ड्राइव होंगी, फिर इसे मैटलैब में जो है मैटलैब में इसको इसका रिस्पांस देखेंगे और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन जो है इसकी वो आर्डिनो पे करेंगे। मतलब यही सर्किट हम ब्रेडबोर्ड पे बना के आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे और आर्डिनो के थ्रू इसको इनपुट देंगे। तो इस तरह इसकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन जो है हम परफॉर्म करेंगे। इसमें कोई भी एक आरसी सर्किट जो है हम एक सिंपल आरसी सर्किट जो है वो ले लेते हैं। ये मतलब आपका एक समझ लें आरसी सर्किट है। इसमें ये अप्लाइड वोल्टेज है, ईआई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस हमने आउटपुट वोल्टेज जो है मेजर करना है। तो यहाँ से हम जो आपका केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ, वो अप्लाई करके सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल जो है वो नोड पे लगता है, हमने अब अगर लूप लगाना है तो वो लूप में जो है वो आपका केसीएल लगेगा। तो इसमें ठीक है, केसीएल जो है वो नोड पे लगता है, तो यहाँ आपका केवीएल जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ वो आप अप्लाई करेंगे अक्रॉस द लूप। तो वहाँ से इसकी आप इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। इसमें अच्छा आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप चाहें तो केवीएल अप्लाई कर लें या चाहें तो केसीएल अप्लाई कर लें। दोनों तरीक़ों से मतलब करना ये है कि आपने जो है आउटपुट वोल्टेज जो है वो उसकी इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन निकालने के बाद हमने इसको मैटलैब में प्लॉट करना है। इसकी इक्वेशन जो है लगाया तो केसीएल में होता क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप इजिकल टू वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज आप उन एलिमेंट्स को कहते हैं या उन पोर्शन को कहते हैं जहाँ वोल्टेज जो है वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा होता है। अब अप्लाइड वोल्टेज को देखें तो यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है लूप में, तो ये वोल्टेज राइज है। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ ये पोलैरिटी इसकी प्लस से माइनस की तरफ होगी। इसी तरह यहाँ भी ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस ये पोलैरिटी प्लस से माइनस की तरफ होगी।
तो वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप हो रहा है, यहाँ भी ड्रॉप हो रहा है। तो इसकी आपकी जो है ये इक्वेशन जो सिंपल बनेगी वो अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, ई आई इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपेसिटर के वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं 1/c इंटीग्रल ऑफ करंट। तो अगर आपके पास नोटबुक है तो इसको अगर 2 स्टेप में इक्वेशन निकलेगी इसकी, वो आप यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसको लिखे तो एग्जैक्टली उस तरह नहीं लिखी जाएगी, आपको चले समझाने के लिए ई आई आई आर प्लस एस सी। अब इंटीग्रल का सिंबल जो है वो ढूंढना पड़ेगा। और ये समझ लें इंटीग्रल ऑफ करंट और आगे ये इस तरह होगा ई आई इज इक्वल टू आई आर प्लस 1/c इंटीग्रल ऑफ आई। तो ये अगर नोट आपके पास कोई नोटबुक है तो आप ये इसको साथ साथ कर लें तो बेहतर है। अच्छा, इसी का आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो ये आपका हो जाएगा, ये ऊपर क्योंकि हमने स्मॉल में लिया इनपुट तो ये कैपिटल हो जाएगा, लैप्लास लेंगे इसका एस डोमेन में आ जाएगा। वन बाई सी है, लेकिन आपको पता है कि डेरिवेटिव होता है तो एस से मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रल होता है तो एस से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब इंटीग्रल ख़त्म हो गया और करंट जो है वो कैपिटल आई हो गया और ये एस डोमेन में आ गया। डेरिवेटिव के साथ डी टी वो सारा ख़त्म हो गया, एस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका बनेगा ऑफ एस रेशियो ऑफ ई ऑफ एस टू आई ऑफ एस। हमने आई जो है राइट साइड पे कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग आपका बचेगा आर प्लस 1/। ठीक है, लेकिन जो हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो इसमें आउटपुट जो है वो आपके पास ई नॉट है, इनपुट ई आई है, मतलब ये ई आई चल रहा है। वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आपके पास अभी इक्वेशन में नहीं आया, तो आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप सिर्फ सी के अक्रॉस देखें, आउटपुट वोल्टेज जो है हम सी के अक्रॉस ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा है, ये लिखने में ऐसी ये वर्ड समझ आ जाएगी आपको। ई नॉट हमने ये टाइम डोमेन में, वोल्टेज को अगर हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कैपेसिटर के अक्रॉस तो ये आपका हो जाएगा 1/c, मतलब यूँ समझ लें ये चीज़ आ जाएगी। सिंबल नहीं मिला तो ये यहाँ ये आई एन टी लिख दिया। ठीक है, इसको अब हम
अगर कन्वर्ट करें एस डोमेन में या इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो ये आपका यही चीज़ आ जाएगी, कैपिटल ई नॉट एस डोमेन में तो ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ ये ई नॉट अब आपने इसको कह लें ये आपके लेट्स सपोज ये इक्वेशन यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल लें। करंट की वैल्यू निकाल लें क्या होगी, यहाँ से अगर आप ऑफ एस करंट की वैल्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में या एस डोमेन में निकालें तो ये आपकी आ जाएगी, जो आपका एस सी एक साइड पे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको आप पुट कर दें। तो ये आपका बन जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आई की जगह एस सी ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें आपको रेशो चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो पहले तो आप ये इनपुट और आउटपुट के अलावा बाकी चीज़ों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। अगर आप कॉपी पेंसिल से कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा, ये यहाँ टाइप करने में हो सकता है ये सिंबल थोड़े से कंफ्यूजिंग हो। ये चीज़ जो है इसको राइट साइड पे चली जाएगी। ये सारा वैसे आप थ्योरी में कर चुके होंगे, यहाँ जस्ट समझ लें रिवीजन आपकी हो जाएगी या इसको हम रिकैप कर दें। अच्छा, अब इसमें एस सी को मल्टीप्लाई कर दें ऐसा हो यही लिखे तो ये आपका आर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ एस आर सी लिख लें या एस सी आर लिख लें, आर सी नॉर्मली कन्वेंशन बनी हुई है। चलिए फॉर्म आ गई। अब इसको इन्वर्ट कर दें क्योंकि आउटपुट ऊपर होनी चाहिए, ये भी एस डोमेन में है और इनपुट जो है वो नीचे होनी चाहिए। आ गया और कट कर दिया हमने। ये सब कुछ डिवाइड में चला जाएगा। ये आपकी इक्वेशन समझ लें, ट्रांसफर फंक्शन बन गया है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का, 1/SRC+1। अच्छा,
इसमें अभी मैंने पिछले टास्क के हवाले से बताया था कि आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन आता है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है डिनोमिनेटर में या जो आपके पोल्स में होता है उसका कोफिशिएंट हमने ख़त्म करना होता है। अच्छा, अब इसमें फ़र्स्ट ऑर्डर किस तरह पता चल रहा है कि आपके जो डिनोमिनेटर आया है उसमें एस की पावर जो है वो 1 है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया है तो ये एस की पावर 1 है। अगर आपका सेकंड ऑर्डर सर्किट होगा तो ये एस की पावर 2 होगी, एस स्क्वायर आ जाएगा। आगे बेशक कोई एलिमेंट मिसिंग हो लेकिन फर्स्ट एलिमेंट एस स्क्वायर होगा। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो भी एस के साथ कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना है। तो आर सी है तो इसका मतलब है आर सी से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर सी। तो ये आपका कुछ फॉर्म बन गई। ये आर सी जो है ये आपका डिवाइड होगा। ये इसको होल शो करने के लिए वन अपॉन आर सी जो है न्यूमिनेटर में है, ये आर सी से डिवाइड होकर ये ख़त्म हो जाएगा और आर सी जो है डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी फाइनल इक्वेशन या फाइनल फंक्शन जो है ये आपका बन जाएगा। तो इसको आप ट्रांसफ़र फंक्शन को बेशक नाम दे सकते हैं जी ऑफ एस। जी ऑफ एस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो ये आपकी फाइनल आपका ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट दिया हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है जिसमें स्टोरिंग एलिमेंट सिर्फ एक है, उसकी आपने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है या उसका आपने ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है तो वो आप अब कर सकते हैं। यह यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आई है फाइनल, इसमें से कोई स्टूडेंट ये बताए कि नंबर ऑफ़ पोल्स कितने हैं इसमें? अच्छा, इसमें रोल नंबर 301 बैठे हुए हैं। रोल नंबर 301 और रोल नंबर 326। कासिम अली। कासिम अली, आवाज़ आपको आ रही है मेरी? और रोल नंबर 255। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है या नहीं? इसमें कोई एक स्टूडेंट कम से कम कोई बताएं, मैसेज कर दें बेशक या हैंड रेस करके बता दें। सर आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा,
इसमें जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनमें से थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें ज़रा, ये आप लोगों को समझ आ रही है इसमें? ये अभी तक जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है इसमें फ़ाइनल इक्वेशन को ज़रा देखें। अगर आपने साथ में नोटबुक पे भी अगर ड्राइव कर लिया तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस जो हैं वो कितने हैं? मतलब एक इक्वेशन आप ट्रांसफ़र फंक्शन ड्राइव करते हैं तो उसमें पोल्स होते हैं और ज़ीरोज़ होते हैं, तो इसमें पोल्स कितने हैं? कुछ समझ आ रही है? अच्छा, इसमें पोल्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में जो आपके इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ़ पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नंबर ऑफ़ पोल्स कितने होते हैं? जो एस का ऑर्डर होता है, जो आपने इक्वेशन को एस डोमेन में कन्वर्ट किए तो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनी है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ पोल्स जो हैं वो 1 होंगे। अगर यहाँ एस की पावर 2 होती तो नंबर ऑफ़ पोल्स 2 होने थे। इसी तरह अगर क्यूब होता, एस की पावर 3 होती तो ये नंबर ऑफ़ पोल्स 3 हो जाने थे। इसी तरह न्यूमरेटर में देखें तो एस डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं है, एस मतलब एब्सेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस जो हैं वो बिलोंग करते हैं न्यूमरेटर से, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस जो हैं इसमें ज़ीरो है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है। अगर ऊपर लेट्स सपोज इसके साथ एस मल्टीप्लाई होता या कोई एक एलिमेंट एस होता, एस प्लस समथिंग, तो वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 1 होते। अच्छा, तो ये आपका, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस पोल इसमें 1 है, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट है। अगर किसी तरह से नीचे आपका एस स्क्वायर आ जाता है तो वो आपकी ये सेकंड ऑर्डर सर्किट बन जाता है। इसका स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो देख लेते हैं मैटलैब में। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अभी हमने इनकी वैल्यूज़ असाइन नहीं की रजिस्टर और कैपेसिटर की, तो आपके पास जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं आप उसमें से कोई भी किसी भी वैल्यू का रजिस्टर लगा सकते हैं। 1 किलो का, 2 किलो ओम का, या 2.2 10 किलो ओम, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप उसमें आप जो आपके पास कंपोनेंट अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह कैपेसिटर में भी आपके पास 10 माइक्रोफेरेड, 50 माइक्रोफेरेड, 100 माइक्रोफेरेड, जो कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल है जितने माइक्रोफेरेड का वो आप लगा सकते हैं। तो इसको जो हम इनपुट देंगे वो आर्डिनो से दे सकते हैं। आर्डिनो जब आप कनेक्ट करेंगे, आर्डिनो को पावर देंगे कंप्यूटर के थ्रू, तो आर्डिनो से आप इंटरनली 5 वोल्ट दे सकते हैं। उसमें जो पिन होती है 5 वोल्ट की अवेलेबल होती है, 5 वोल्ट आप दे सकते हैं। तो वहाँ से हम इसको क्या कहते हैं, इनपुट देंगे। तो मेरे पास जो अभी मैंने बेडरूम पे लगाए हुए, मेरे पास जो रजिस्टर इस वक्त है, रजिस्टर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है 3.8। आपके पास जितनी वैल्यू का रजिस्टर है आप वो लगाएंगे, और कैपेसिटर मेरे पास इस वक्त है 10 माइक्रोफेरेड का। जो वैल्यू अवेलेबल है आप लोग अपनी अपनी जो वैल्यूज़ हैं इंडिविजुअल आप डिफरेंट लगाएंगे। अब इस इक्वेशन में हमारे पास आर की वैल्यू हमने मतलब जो अवेलेबल है वो हमने लिख ली है, कैपेसिटर की भी लिख ली है, बाकी क्या रह गया? अच्छा, इसको आप यही अगर लिखें, यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम कर देते हैं, आउटपुट इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं।
ये आपका कंप्लीट जो है ये वोल्टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपने कॉपी पे ये इक्वेशन ड्राइव किया तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो रहा होगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ अगर पुट करें मेरे पास जो वैल्यूज़ है मैं उस हिसाब से पुट कर रहा हूँ। आप लोगों के पास जो अवेलेबल है रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह अब भी नहीं तो बाद में आप नंबर के तौर पे जो है ये कर लीजिएगा। अब यहाँ आरसी को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रजिस्टर की वैल्यू मेरे पास है 3.8 किलो ओम। और 10 माइक्रोफेरेड तो ये हो जाएगा 0.0000। इसको 0.038 आएगा। उसका जब हम इन्वर्स लेंगे तो 26.32 हो जाएगा। राउंड ऑफ करके 26.32। इक्वेशन में जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 1/RC जो है इसको जब कैलकुलेट किया है तो ये 26.32 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1/RC ये भी आपका हो जाएगा 26 पॉइंट। अच्छा, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसका अगर हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें। अच्छा, एक और चीज़, इनपुट जो है जो हम इनपुट दे रहे हैं आर्डिनो से वो है 5 वोल्ट्स। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर से। 131.58। हो जाएगा फाइनली 131.8। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास बन गई है 131.58। या इसको भी फर्दर अगर राउंड ऑफ कर लें तो चलें ऐसे ही रहने दें। अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है। एक इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपका हो जाएगा टाइम डोमेन में आ गया। ब्रैकेट में टी लिखें या वैसे ही रहने दें बेशक। और ये आपको जब आप टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा 131.58।
स्टेप इनपुट दिया है। स्टेप इनपुट में एस के साथ आ जाता है। एस के लिए जब होगा तो ये आपका हो जाएगा यू ऑफ टी। टी के लिए यहाँ भी टी लिखिए, टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो गया। में माइनस प्राइवेट रेज टू पावर जो भी आगे कोफिशिएंट हो, ई रेज टू पावर, अब ये रेज टू पावर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ई रेज टू पावर ये आपका होगा माइनस जो भी आगे कांस्टेंट है, तो ये -26.32। तो ये टाइम डोमेन में ये वैल्यू आ जाएगी। ई रेज टू पावर माइनस टी होता है, तो ये जो भी कांस्टेंट होता है आगे वो आ जाता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद, मतलब इसमें जो आपने इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया है, ये फर्स्ट पार्ट जो है ये फोर्स रिस्पॉन्स होता है, और जो आपका ये सेकंड पार्ट है ये होता है नेचुरल रिस्पॉन्स। तो जो आपका टाइम डोमेन में जो कन्वर्ट करके इक्वेशन निकाली है, डेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फोर्स्ड एंड नेचुरल रिस्पॉन्स। अच्छा, अब इसमें हम इसको मैटलैब में प्लॉट करते हैं। अच्छा, इसमें प्लॉटिंग जो है उसमें प्लॉटिंग है, किसी को याद है हमने किस तरह प्लॉटिंग की थी? प्रीवियसली हमने मतलब मैटलैब में प्लॉटिंग की थी, किसी स्टूडेंट को याद है? अच्छा, उसमें हम करते ये हैं कि प्लॉटिंग में क्या करते हैं कि हम एक्स की रेंज को डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद वाई की वैल्यूज़ को एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पे प्लॉट कर देते हैं। उसमें क्या कहते हैं, हम डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हैं और डिफरेंट मतलब डॉटेड लाइन भी कर सकते हैं और डैश लाइन भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम होगा, क्योंकि इक्वेशन आपकी टाइम डोमेन में आ गई है। टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ पे या आपकी समझिए ई नॉट की वैल्यूज़ जो हैं वो प्लॉट होंगी।
अच्छा, ये ई रेज़ टू पावर, ये भी इसको सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, इसका एक्सपोनेंट लें तो ये आएगा 2.72 और इसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर दें 131.5 तो आ जाएगा 357.67। तो ये चलें मैटलैब में, क्योंकि प्लॉटिंग की हुई है तो ये स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये आप लोगों ने खुद से करना है। ये इक्वेशन टाइम डोमेन में आ गई है। अब आपने इसको प्लॉट करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टी। टी की रेंज जो है वो आप डिफ़ाइन कर लेंगे 0 से लेके 10, 20 या 100 तक कर लें। 1 से लेके अच्छा, ये आपके पास यूँ समझ लें ये y की इक्वेशन है और ये आपके पास x है। x के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो आपने इस इक्वेशन को प्लॉट करना है मैटलैब में फॉर द वैल्यूज़ ऑफ टाइम बिटवीन 1 to 10। और इसमें डिफरेंस जो है बिटवीन टू वैल्यूज़ वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। आप 1 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, आप बीच में 0.5 या 0.1, वो आपके ऊपर है। तो ये प्लॉटिंग जो है ये आपने मैटलैब में खुद करनी है। ये आपका होमवर्क टास्क है। प्लॉटिंग इन मैटलैब, प्लॉट इन मैटलैब, ठीक है। ये आपने इस इक्वेशन को मैटलैब में प्लॉट करना है, ठीक है। फॉर वैल्यू टाइम की वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 10 तक। तो ये आपने करना है। अच्छा, यहाँ से आपकी प्लॉटिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है। ये लैब टास्क लैब, ये मैसेज में 866 क्वेश्चन है आपका, तो पूछ लें कोई। अच्छा, ये हमने लैब टास्क आपका है मॉडलिंग सिमुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। तो मॉडलिंग में हमने क्या किया है कि इसकी इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव कर लिए हैं, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है और फिर उसको अगेन टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया सिंप्लीफाई करके।
और सिमुलेशन में क्या है कि हमने मैटलैब में इसकी प्लॉटिंग कर लेनी है, इन इक्वेशन को मैटलैब में प्लॉट कर लेना है। और वैलिडेशन में क्या करना है कि हमने इसको अपने रिज़ल्ट को वैलिडेट करना है थ्रू आर्डिनो। तो हम यही सर्किट ओरिजिनली इसी तरह जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया सिमुलेशन में, हम इसको ओरिजिनली ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे। इसी तरह एक रजिस्टर लगाएंगे और एक कैपेसिटर लगाएंगे। उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप लोगों पे छोड़ी हैं, जो कैपेसिटर जो रजिस्टर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये ब्रेडबोर्ड पे सिंपल सर्किट बना के वो आपने आर्डिनो से उसको इनपुट देनी है। ये सर्किट जो है ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपने आर्डिनो में कोई सी डिजिटल पिन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। डिजिटल पिन से आप ये ब्रेडबोर्ड पे 5 वोल्ट देंगे। डिजिटल पिन से भी दे सकते हैं या आपके पास जो 5 वोल्ट की पिन पहले से अवेलेबल है उससे भी दे सकते हैं। लेकिन डिजिटल पिन से उसमें देने का बेनिफिट ये है कि जब आप इनपुट देंगे तभी वो ब्रेडबोर्ड पे जाएगी। अदरवाइज़ अगर 5 वोल्ट से दे रहे हैं, जैसे ये 5 वोल्ट की पिन अवेलेबल है, यहाँ से अगर देंगे तो वो 5 वोल्ट कंटिन्यूसली सर्किट को मिलते रहेंगे, तो वो कंट्रोल नहीं आप कर सकते। तो ये सिंपली समझें, जहाँ से हम 5 वोल्ट देना चाह रहे हैं उस पिन से हमने सिंपल आरसी सर्किट रजिस्टर लगाया, साथ में कैपेसिटर लगा दिया है। रजिस्टर पे हमने 5 वोल्ट जो इनपुट है वो दी है और कैपेसिटर जो है फिर वो ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये हमने सेकंड लाइन को ग्राउंड अज्यूम कर लिया है। तो ये कैपेसिटर जो है ये ग्राउंड पे एंड हो रहा है। तो वोल्टेज हम किस तरह मेजर कर रहे हैं, हमने कोई एनालॉग पिन सेलेक्ट की है A0 से लेके A5 तक, या अगर आप ओमेगा आर्डिनो यूनो या आर्डिनो मेगा यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादा होती हैं। कोई सी भी एनालॉग पिन आपने यूज़ करनी है आउटपुट के लिए, वो आपने कैपेसिटर पे लगानी है और वहाँ से फिर आपने आउटपुट जो है वो मेजर कर लेनी है कि इस पर कि क्या आउटपुट आ रही है। और इसमें फिर हम ऑसिलोस्कोप लगा के वही प्लॉट हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम मैटलैब सिमुलिंक पे कर लेते हैं। मैटलैब की मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा मैटलैब की स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर जी आ सर। रही। ठीक है, आप लोग भी अपने पास से मैटलैब ओपन कर लें। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ डेस्कटॉप के। सिमुलिंक जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा।
मैटलैब ओपन करने के बाद आप ये सिमुलिंक पे क्लिक कर दें। इस तरह ये सिमुलिंक लाइब्रेरी जो है ये ओपन हो जाएगी। अब पहले भी आप लोगों ने किया है, यहाँ से हम न्यू मॉडल जो है ड्रॉप डाउन करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यही है, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से न्यू मॉडल पे क्लिक करें तो ये एक आपके पास एक पॉपअप न्यू विंडो जो है ओपन हो जाएगी। अब इसमें हमने जो आप लोगों को डायग्राम दिखाई थी, एक आपको डिजिटल पिन चाहिए, एक आपको एनालॉग पिन चाहिए, मेनली इसमें यही है और इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है उस पर गौर करें तो इसमें हमने यूनिट स्टेप फंक्शन यूज़ किया है। तो एक हमने इनपुट देने के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन यूज़ करना है और इसमें जो एलिमेंट्स चाहिए, अगर सिग्नल को हमने थोड़ा एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए गेन जो है वो यूज़ हो जाएगा कि उससे जो आपकी वेव फॉर्म है अगर वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है तो वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होके थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले सोर्सेज में से इनपुट जो भी चाहिए आपको, हमें यूनिट स्टेप फंक्शन चाहिए, इनपुट लगा लेंगे और आउटपुट के लिए जो डिस्प्ले चाहिए सिंक्स में जाके ऑसिलोस्कोप ये सिलेक्ट कर लें, या आपको कॉमन में भी मिल जाएंगी क्योंकि आप जब यूज़ करते हैं तो ये कॉमनली यूज ब्लॉक्स में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, अदरवाइज़ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं। सिंक्स में सोर्सेज में से इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, सोर्सेज में से सिंक्स में से आउटपुट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा हमें आर्डिनो के लिए जो चीज़ें चाहिए वो, अगर आपने शुरू में पैकेज इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ आर्डिनो के नाम से एक पैकेज होगा, सिमुलिंक सपोर्ट पैकेज फॉर आर्डिनो। ठीक है, अब इसमें मज़ीद 3 कैटेगरीज हैं, इसमें कॉमन में जाएंगे तो ये आर्डिनो से रिलेटेड जो कॉमनली यूज होते हैं पैरामीटर्स वो इसमें हैं। अब एक आपको चाहिए डिजिटल आउटपुट, डिजिटल पिन से आप इनपुट दे रहे हैं, एक आपको चाहिए डिजिटल पिन और आउटपुट आप चेक कर रहे हैं एनालॉग पिन पे, तो एक आपको चाहिए एनालॉग पिन। ठीक है, इनपुट आपकी जाएगी यहाँ डिजिटल पिन पे। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन जो आपका होगा वो जब आपका डिजिटल पिन पे जाएगा तभी आपका सर्किट जो है वो ऑन होगा। मतलब यूँ समझ लें यहाँ इनका आपस में कनेक्शन इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि जब आपने स्टेप इनपुट दी है डिजिटल पिन पे, पिन नंबर 9 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, तो पिन नंबर 9 आपने पिन नंबर 9 से एक जंपर लगाना है ब्रेड बोर्ड पे। पिन नंबर 9 से जंपर जो है वो आपका ब्रेड बोर्ड पे रजिस्टर से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ एक स्टेप इनपुट दी है 5 वोल्ट की पिन पे, तो इस पिन पे 5 वोल्ट अपीयर हुए हैं और यही 5 वोल्ट आपके चले जाएंगे ब्रेड बोर्ड पे। ब्रेड बोर्ड पे वो सर्कुलेट होके कैपेसिटर के थ्रू होते हुए ग्राउंड हो जाएंगे और फिर वापस वो आर्डिनो में चले जाएंगे। आर्डिनो में जाने के बाद फिर आपने जो यहाँ एनालॉग पे जो चेक करना है, एनालॉग पे क्या होगा कि एनालॉग पिन को आपने कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर से, तो वोल्टेज ब्रेडबोर्ड में सर्कुलेट होने के बाद रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज स्टोर होगा वो आपका एनालॉग पिन पे आ जाएगा। तो एनालॉग पिन पे जब आप ऑसिलोस्कोप से मेजर करेंगे तो ये आपको वही प्लॉट शो करेगा जो कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज है।
तो ये वाला प्लॉट और पिछला वाला प्लॉट उसमें सम हाउ थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। उसमें ज़ाहिर बात है स्केलिंग में फ़र्क होता है, तो उसकी वजह से शेप थोड़ी सी वो चेंज हो जाती है, लेकिन आप उसे जब रीस्केल करेंगे तो वो उसमें तकरीबन मोरलेस तकरीबन सेम आ जाते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के पास अगर ब्रेड बोर्ड है और आर्डिनो बोर्ड है तो आप लोग, ये मैं भी इसको ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों के पास है तो आप लोग भी ट्राई करें इसको। आर्डिनो कोई सा भी बोर्ड है, चाहे वो आर्डिनो यूएनओ है या आर्डिनो मेगा है, दोनों में से कोई भी आप लोग लैपटॉप से कनेक्ट करें। मैंने ये मेगा कनेक्ट किया है। अच्छा, अब इसमें लिखी हुई है पिन नंबर 9। अच्छा, डायरेक्ट अगर आपने चीज़ और डायरेक्ट प्लॉटिंग अगर आपने सिमुलिंक में देखनी है, उसके लिए भी एक तरीक़ेकार ये है कि ये जो आपने ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन आपने निकाला है, ठीक है। इसमें जो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है, पहले इसको आप मैटलैब में आपने प्लॉट किया है। मैटलैब में प्लॉट करने के लिए लेकिन हमने क्या किया है, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करके मैटलैब में प्लॉट किया है, और सिमुलिंक में आप इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ही रहते हुए प्लॉट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि यहाँ से आप एक ब्लॉक लेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन वाला, अगर इधर ही पड़ा हुआ है तो, वरना यहाँ कहीं होता है, मैथ ऑपरेशन में शायद होता है। नहीं, इसमें कंटिन्यूस में देख लेते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन ये रहा बल्कि मिल गया, ठीक है। कंटिन्यूस में देखेंगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन का एक ब्लॉक मिल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको एंटर करनी होंगी, ठीक है। दोनों जो हैं वो वेक्टर्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, ये भी देख लिया करें। ऑसिलोस्कोप को हम 2 इनपुट्स के लिए कर लेते हैं। इसको अभी सिंगल डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ़ एक्सिस हम बढ़ा देते हैं तो ये को डबल डिस्प्ले देगी। अच्छा, इस ट्रांसफ़र फंक्शन की आउटपुट हम देखना चाह रहे हैं, इसको भी हम यूनिट स्टेप फंक्शन देंगे।
अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यूज ये वाली देनी है 131.58 और डिनोमिनेटर में आ रहा है फर्स्ट कोफिशिएंट आपका क्या है 1 तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। इसको अब रन करके देखते हैं। ठीक है, ये इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये 1 के बाद अच्छा ऑटो स्केलिंग की यहाँ ऑप्शन थी कहीं। और ये रिस्पॉन्स आ रहा है इसका ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू। अब इसका हमने देखना है क्या कहते हैं आर्डिनो के थ्रू। अच्छा मैं इसमें आर्डिनो की पिन नंबर 9 जो है आर्डिनो की पिन नंबर 9 या आप जो भी डिजिटल पिन इसमें मेंशन करेंगे, इसमें पिन नंबर 9 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रजिस्टर के साथ। ये पिन नंबर 9 जो है ये रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो गई है। यहाँ से हमें यूनिट स्टेप इनपुट दिए, बल्कि हमने ये शायद अच्छा 1 से 0 से 1 तक है। वरना अगर 5 वोल्ट है तो इसमें हम फाइनल वैल्यू 5 वोल्ट इसकी दे सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या किया है एनालॉग इनपुट पे एनालॉग पिन पे पिन नंबर 4 ली है। तो अब ये पिन नंबर 4 मैंने कहाँ लगानी है, आर्डिनो से पिन नंबर 4 से एक जंपर लेना है। आर्डिनो की पिन नंबर 4 है ये A4 से, वरना आप किसी और पिन पे लगाने तो यहाँ से पिन चेंज कर लें। ये लगा देनी है आपने कैपेसिटर के अक्रॉस या उस पॉइंट पे जहाँ कैपेसिटर और रजिस्टर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट पे आपने एनालॉग पिन जो है वो कनेक्ट कर देनी है। अच्छा अगला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने सर्किट कंप्लीट करना है कि 5 वोल्ट आपके सर्किट में आ गए हैं, वो रजिस्टर से पास हुए हैं, उसके बाद फिर कैपेसिटर से पास हुए हैं। तो कैपेसिटर का दूसरा एंड जो है वो ग्राउंड होना चाहिए। तो आप कैपेसिटर के दूसरे एंड से एक जंपर निकालें और आर्डिनो को ग्राउंड की पिन पे लगा दें। ये आपका सर्किट जो है ये इस तरह कंप्लीट हो गया। ये देख लें ज़रा, डिजिटल पिन से आपने रजिस्टर पे जंपर लगाया है, एनालॉग पिन से आपने कैपेसिटर पे जंपर लगाया है, या कैपेसिटर और रजिस्टर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ लगा दिए। और फिर जो कैपेसिटर की दूसरी लेग है उसको आपने ग्राउंड से लगा दें, यहाँ लगा दें, या डायरेक्टली जंपर जो है वो आर्डिनो में जहाँ ग्राउंड की पिन है, मतलब यहाँ लगाने के बजाय ये ग्राउंड की जो पिन है डायरेक्ट एक जंपर लगा दें, या अगर ब्रेडबोर्ड को आपने ग्राउंड का कनेक्शन दिया हुआ है तो वहाँ लगा दें।
अच्छा, अब इसमें हम करते क्या थे, इसको रन करने से पहले यहाँ टूल्स में जाके कहीं कॉन्फ़िगरेशन थी, रन ऑन टारगेट हार्डवेयर, ठीक है। प्रिपेयर टू रन करेंगे। अब इसमें टारगेट हार्डवेयर में आपने आर्डिनो यूएनओ लगाया हुआ है या आर्डिनो मेगा लगाया हुआ है। ये मेरे पास जो लगा हुआ है आर्डिनो मेगा 2560 लगा हुआ है, तो आप लोगों ने जो लगाया हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये बाकी चीज़ें खुद ही आ गई, कॉम पोर्ट ऑटोमेटिकली रहने दें, बाकी चीज़ें भी वैसे ही रहने दें, इसको अप्लाई कर दें। बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। सॉल्वर में आपने इनपुट टाइम देना है, टाइम ये है कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक के लिए हम कर रहे हैं। टाइम जो है ये है। एक और चीज़ होती है मोड जो है, वो भी हम सिमुलेशन में होता है। मोड भी एक्सटर्नल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन पहले वैसे ही चला के देख लेते हैं। फिर सॉल्वर में क्या देना है टाइम, 0 to 10? वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से 10 तक है, वही रहने दें, पहले से लिखा हुआ होगा 0 जी से जी 10, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहने दें। अच्छा, अब इसमें देखें कोई फ़र्क आया है इसमें रिस्पॉन्स में। पहले इसका रिस्पॉन्स जो था वो स्टार्टिंग में था, अब इसका जो है वो रिस्पॉन्स थोड़ा आगे चला गया है। ये मुझे ऑटो स्केलिंग की है हमने, ये बाय इस तरह ऑटो स्केल करेंगे तो ये इस तरह 9 पे जाके स्टार्ट होगा। वैल्यू उसकी 5 करके देखी है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आएगा, थोड़ा सा और आगे चला गया है। आप लोगों के पास रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है, मतलब ये हमने स्टेप इनपुट दिए,
इनपुट पिन नंबर 9 पे दिए हमने और पिन नंबर 9 को हमने कनेक्ट किया है रजिस्टर के साथ। हाँ, इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट 5 वोल्ट देके देखते हैं क्या होता है। मेरे पास एक कैपेसिटर है शायद, कैपेसिटर भी पुराना पड़ा हुआ था। आप लोगों के पास कोई रिस्पॉन्स आ रहा है दोनों विंडोज़ में? दोनों विंडोज़ में अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन वाले शायद रिस्पॉन्स दे रहे हैं। या एक चीज़ और कर लेते हैं, एनालॉग की पिन 4 है और डिजिटल की पिन 9 है। हमने ग्राउंड से भी कनेक्ट कर दिया है। मोड सेलेक्ट करके देख लेते हैं अगर एक्सटर्नल मोड में। अच्छा, ये कॉम्पोज नहीं सिलेक्ट हुई। अच्छा, मॉडल, ये मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स में जाएंगे। इधर से जो है पोर्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले ऑटो थी। अच्छा, कॉम पोर्ट जो है वो कौन से टैब में थी?
कॉम पोर्ट का किसी को इसमें ही थी कहीं वो, किसी को कॉम पोर्ट जो है वो फाइंड आउट हुई है कि यहाँ कौन से टैब में है? इसको कर दें मैनुअली। कैसे डिसाइड कॉम पोर्ट? वैसे कल मैंने लगाई थी तो कॉम पोर्ट 3 जो है उसको बारी बारी फिर चेक करना पड़ेगा। 1 पे देखने पहले। नोट हमने एक्सटर्नल लगा हुआ है, देखते हैं तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। लोडिंग हो रही है। अगर ये कॉम पोर्ट ये वाली नहीं होगी तो इसमें कोई ना कोई एरर आ गया। ये देखें कॉम पोर्ट 4, ये आप लोग भी थोड़ा देख लें। डिवाइस मैनेजर में जाके पोर्ट्स में जाएंगे तो उसमें जिस पोर्ट से ये कनेक्ट है आर्डिनो तो वो इसमें शो हो जाएगा। अब ये कॉम पोर्ट 4 इसमें है तो अगेन इसको टूल्स रन ऑन टारगेट हार्डवेयर, यहाँ से आपने ऑप्शंस में जाके कर दें। अब देख हाँ लुक्स लग रहा हो रहा है। इसमें जब आपका ये प्रोसेस हो रहा होता है आप अपने आर्डिनो पे देखेंगे तो अगर तो ट्रांसमिशन रिसीविंग का सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपकी क्या कहते हैं सिग्नल जो है पास हो रहा है। अब इसमें एरर कोई नहीं आया। अब इसमें ऑटो स्केलिंग करके देखते हैं इस तरह है। अब इसमें अब ये पता चल रहा है। अब ये जो फर्स्ट सिग्नल है, फर्स्ट सिग्नल वो है जो आपकी एनालॉग पिन पे आ रहा है। ये देखें सिग्नल आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट सिग्नल जो आ रहा है ये आपका एनालॉग पिन पे जो कैपेसिटर से जो वैल्यू आ रही है ये उसका आ रहा है। और सेकंड सिग्नल जो आपका आ रहा है ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है कि आपने थ्योरेटिकली जो क्या कहना चाहिए ट्रांसफ़र फंक्शन जो आपने निकाला है रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ को पुट करके ये उसके थ्रू आ रहा है। ये देखें तकरीबन ये सेम है।
और क्योंकि ज़ाहिर बात है कैपेसिटर ये पुराना पड़ा हुआ था और रजिस्टर भी पुराना, ये तो इसमें हो सकता है प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग करो, लेकिन ये तकरीबन देखिए इसका स्टार्टिंग जो है वो सेम ही है तकरीबन। तो बाकी इसमें कोई हो सकता है सिग्नल जो है इसमें शायद हमने कोई चीज़ निकाल के मिस कर दी। 1 चीज़ हम शायद मिस कर गए, जो न्यूमरेटर में चीज़ आ रही होती है वो भी हमने वो भी लगानी होती है। 131.58 ये जो न्यूमरेटर में होता है ये आपका गेन होता है। ये गेन फैक्टर हमने मिस कर दिया, ये लगाना पड़ेगा। इसको देखते लगा के शायद कोई फर्क पड़ेगा। गेन आपको मिल जाएगा, शायद इधर ही पड़ा हुआ है। लेट्स सी इसमें देखते हैं कोई फर्क पड़ता है। तकरीबन वही है। तो ठीक है, ये इस तरह आपकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन हो जाएगी। तो इसमें अब आपने या अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट लिया है और उसकी इक्वेशन ड्राइव की है। इक्वेशन ड्राइव करने के बाद हमने उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हमने उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट भी कर लिया है। तो टाइम डोमेन में जो हमने कन्वर्ट किया उसकी हम प्लॉटिंग करेंगे मैटलैब में, और जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद उसका ट्रांसफ़र फंक्शन बनाया उसकी प्लॉटिंग हम सिमुलिंक में करेंगे। और इन दोनों के वैलिडेशन हम करेंगे थ्रू आर्डिनो। वो किस तरह की है कि हमने एक स्टेप फंक्शन दिया है पिन नंबर 9 पे, और उस पिन से हमने इनपुट दी है अपने ब्रेडबोर्ड पे जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है, और वहाँ से हमने आउटपुट जो चेक की है वो कैपेसिटर के अक्रॉस चेक की है, और वो हमने एनालॉग पिन पे चेक की है। एनालॉग पिन को हमने एज आउटपुट यूज़ किया है कि आउटपुट को एनालॉग पिन पे बेसिकली हो क्या रहा है, कैपेसिटर से इनपुट आ रही है, कैपेसिटर जो भी आउटपुट दे रहा है वो इस एनालॉग पिन की इनपुट बन रही है। लेकिन हमने वहीं ऑसिलोस्कोप लगा दिया है कि एनालॉग पिन पे जो कुछ भी आ रहा है वो ऑसिलोस्कोप पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैलिडेशन हो जाएगी कि ये सिग्नल आपका तकरीबन कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस जो है ये आपस में रखेगा। तो इस तरह आप ये इसकी मॉडलिंग, सिमुलेशन और फिर इसकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये डायरेक्ट 5 वोल्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन
और ये क्लियर है फिर आप लोगों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ना कुछ समझ में आ गया? ये सर आपको अच्छा चलें ठीक है, इसमें यही सिंपल आपने टास्क था। अब इसमें जिन्होंने अभी कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो फिर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। रजिस्टर्ड कैपेसिटर के कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर लें। और आपका जो होमवर्क टास्क होगा वो ये होगा, ये हमने अभी आरसी सर्किट बनाया है, आपने जो है यही सारा प्रोसीजर एक आरएल सर्किट पे बनाना है। मतलब करना क्या है, कैपेसिटर की जगह आप रजिस्टर लगा देंगे, लेकिन उस केस में बहरहाल जो भी उसमें मेरे ख्याल से रजिस्टर के अक्रॉस फिर आप आउटपुट लेते हैं। तो जो हमने आरसी सर्किट के साथ किया है यही सारा आपने आरएल सर्किट के साथ करना है कि मॉडलिंग सिमुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट। तो बस आपने ये रजिस्टर कैपेसिटर का कम्बिनेशन था, वो आपका रजिस्टर इंडक्टर का कम्बिनेशन होगा, उस पर आपने ये सारा प्रोसीजर करना है कि इक्वेशन ड्राइव करके पहले मैटलैब में प्लॉटिंग करनी है, फिर आपने सिमुलिंक में इसकी प्लॉटिंग करके ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल के फिर आपने आर्डिनो पे इसको वेरीफाई भी करना है कि जो प्लॉट आपका मैटलैब में आ रहा है और जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू आ रहा है वही प्लॉट आपका जब आपने आर्डिनो लगाया है वो या उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ उसी तरह से आ रहा है। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो ये मे भी आपको आगे फ्यूचर में हेल्प भी करेगी। आपने जब प्रोजेक्ट वगैरह की मॉडलिंग वगैरह करनी होगी तो उसमें आपके लिए ये आई थिंक कुछ ना कुछ हेल्पफुल लाजमी साबित होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक और अनाउंसमेंट ये कि आप लोगों का जो है क्विज़ भी कंडक्ट करना है, तो वो नेक्स्ट वीक नहीं तो आपकी कितनी अब क्लासें रहती हैं? 2 क्लासें रहती हैं आई थिंक ऑनलाइन, एक आपकी सेकंड को है, आपकी 3 क्लासें मेरे ख्याल से रहती हैं अभी भी। ये सर 3 रहती हैं अभी। टाइम काफ़ी है, तो ये आपका नेक्स्ट वीक छोड़ के ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक डेट बन रही है 9th ऑफ February। 9th ऑफ Feb को जो है 9th ऑफ Feb को आपका क्विज़ होगा। आसान सा होगा, शॉर्ट होगा, ये ऑनलाइन ही हो जाएगा और वो जस्ट MCQs टाइप या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, वो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, तो वो ऑनलाइन ही कंडक्ट हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने कहीं किसी सब्जेक्ट में कोई ऑनलाइन क्विज़ देने का एक्सपीरियंस हुआ है?